नमस्कार, स्वागत है आपका आईएएस पॉइंट के प्रोग्राम में। यूपीएससी की परीक्षाओं में अक्सर वर्ल्ड संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट बातों पे आते हैं, जिसमें मेरी सारी क्लासेस आपकी इंपॉर्टेंट प्रश्न की रहती है और टॉपिक वाइज रहती है। तो आपको किसी भी प्रश्न का अगर उत्तर पता है तो आप उनको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए हमें, क्योंकि मेरे डेली क्वेश्चन जो रहते हैं वो 10 क्वेश्चन रहते हैं। इसके साथ साथ एक आपका वर्क के लिए रहता है। तो अगर आपको जितने भी प्रश्नों के उत्तर पता है तो आप हमें पहले का उत्तर यह है, दूसरे का ऐसे करके आप हमें कमेंट सेक्शन में उत्तर बताइए। और अगर आप प्रश्न के बारे में जितनी चीज़ें जानते हैं वह भी आप हमें बताइए। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के प्रश्नों की ओर। प्रश्न नंबर पहला है हमारा, एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम के बारे में कौन सा कथन चुनना है हमें। ठीक है, यह कार्यक्रम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा शुरू किया गया था। इसे वर्ष 26 जनवरी 1983 को भारत सरकार द्वारा स्वीकृत किया गया था। ऑप्शन आपके पास केवल एक, तो केवल दो, या पहला और दूसरा दोनों। ठीक है, चलिए देखेंगे हम। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला और दूसरा, आपके दोनों सही हो जाएंगे। देखो, IGMDP, ठीक है, जिसे एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम कहा जाता है, यह डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा शुरू किया गया था। और किसके द्वारा शुरू किया? डॉक्टर एपीजे कलाम द्वारा शुरू किया था। इसके साथ साथ इसे 26 जुलाई 1983 को भारत सरकार द्वारा स्वीकृत किया गया था। इस तरह आपके दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे, यानी कि एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम, जिसे कि कहा जाता है IGMDP। ठीक है, इसका एक और नाम क्या है? IGMDP। तो यह कार्यक्रम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा शुरू किया गया था। इसे 26 जुलाई 1983 को भारत सरकार द्वारा स्वीकृत किया गया था। इस तरह आपके ऑप्शन दोनों ही सही हो जाएंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, आरडीओ ने हाल ही में आकाश NG मिसाइल का प्रशिक्षण किया है। इसमें NG क्या है? ऑप्शन है आपके पास नई पीढ़ी, नई उत्पत्ति, नवग्रह, या इसमें से कोई नहीं। चलिए, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नई पीढ़ी। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, जिसे कि कहा DRDO, इसका पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम है आपका रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन। इसने एकीकृत प्रशिक्षण रेंज ओडिशा से आकाश न्यू एजरेशन मिसाइल का सफलतापूर्वक प्रशिक्षण किया है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। कहां पर किया गया है यह आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप यह नोट कर लीजिएगा। उड़ीसा में यह न्यू एजरेशन मिसाइल का सफलतापूर्वक प्रशिक्षण किया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, केवड़िया रेलवे स्टेशन के बारे में सही कथन चुने। ऑप्शन है आपके पास, यह स्टेशन भारतीय ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल के साथ पंजीकृत होने वाला पहला है। ऑप्शन नंबर 2 है आपका, जल प्रबंधन के लिए सुविधाएं यहां मौजूद ही होगी। ऑप्शन आपके पास केवल पहला या केवल दूसरा, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि यह स्टेशन भारतीय ग्रीन जो बिल्डिंग है उसके साथ पंजीकृत होने का वाला पहला है। अब देखो, गुजरात का केवड़िया स्टेशन भारत का पहला रेलवे स्टेशन बन गया है, जिसे ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफिकेशन मिला है। इसमें वर्षा जल संचयन, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, इको वाटरलेस यूनियल और ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से जल प्रबंधन की सुविधाएं है। इस तरह आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निंदा प्रस्ताव के बारे में सही कथन चुने। ऑप्शन है आपके पास, इसे केवल ऊपरी सदन के सदस्यों द्वारा संसद में लाया जा सकता है। ऑप्शन है आपके पास बी, सेंसर का मतलब है मजबूती से अस्वीकृति व्यक्त करना या अत्यंत कठोर आलोचना प्रदान करना। चलिए, तो इस तरह आप चलेंगे इसके बारे में। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि देखो इसके बारे में कुछ डिटेल्स जान लेंगे हम। यह प्रस्ताव वास्तव में विपक्ष द्वारा सरकार की नीतियों और कार्यों के प्रति असंतोष प्रकट करने या सरकार के कार्यों की निंदा करने के लिए निचले सदन में लाया जाता है। निंदा प्रस्ताव को मंत्रिपरिषद किसी एक मंत्री या कुछ मंत्रियों के विरुद्ध उनकी नीतियों का विरोध करने या उसके द्वारा काम करने के विरोध स्वरूप पेश किया जाता है। किसके द्वारा पेश किया जाता है? तो जो
मंत्री परिषद है और एक किसी मंत्री या कुछ मंत्री है उनके विरुद्ध उनकी जो नीतियां होती है उसके विरोध में इसे प्रस्तुत किया जाता है। इस तरह क्या कहा जाता है, इसे निंदा प्रस्ताव। तो आपका सही ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मतलब कि सेंसर का मतलब होता है मजबूती से अस्वीकृति व्यक्त करना और अत्यंत कठोर आलोचनात्मक प्रदान करना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अविश्वास प्रस्ताव के बारे में सही कथन चुने। ऑप्शन है आपके पास, इसका मतलब है केवल प्रधानमंत्री के प्रति अविश्वास व्यक्त करना। यह प्रस्ताव न केवल प्रधानमंत्री बल्कि मंत्रिपरिषद के खिलाफ भी पारित किया जाता है। चलिए तो देख लेंगे हम इसके बारे में। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यह प्रस्ताव केवल प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के खिलाफ भी पारित किया जाता है। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के नेतृत्व वाली वर्तमान सरकार में विश्वास की कमी की व्यक्तता करने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लागू होता है। किसके लिए होता है अविश्वास प्रस्ताव? तो प्रधानमंत्री और जो मंत्रिपरिषद होते हैं उनके नेतृत्व में वर्तमान सरकारों में जो विश्वास की कमी होती है उसे व्यक्त करने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लागू किया जाता है। यह अविश्वास प्रस्ताव एक संसदीय प्रस्ताव है। कौन सा प्रस्ताव है, यह भी इंपॉर्टेंट है। तो यह संसदीय प्रस्ताव है, ये चीज आपको नोट करनी है। आगे चलेंगे हम, जिसे विपक्ष द्वारा लोकसभा में केंद्र सरकार होती है उसको गिराने या कमजोर करने के लिए रखा जाता है। यह प्रस्ताव संसदीय मतदान द्वारा पारित या अस्वीकार किया जाता है। लोकसभा में इसे स्वीकारने का कारण बताना जरूरी नहीं होता। ठीक है, मतलब कि सिर्फ काय में यह संसदीय मतदान द्वारा ही पारित किया जाता है। मतलब लोकसभा तक इसकी बातें कोई मायने नहीं रखती है, तो संसदीय मतदान द्वारा ही इसे पारित किया और अस्वीकार किया जाता है। तो इस तरह आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यानी कि अविश्वास जो प्रस्ताव है यह प्रस्ताव न केवल प्रधानमंत्री बल्कि जो मंत्रिपरिषद होते हैं उनके खिलाफ भी पारित किया जा सकता है। इस तरह आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 6 आपके पास, अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के बाद क्या होता है? ऑप्शन है आपके पास, प्रधानमंत्री को 1 साल बाद त्यागपत्र देना आवश्यक होता है। प्रधानमंत्री और पूरे मंत्रिपरिषद को त्याग देना पड़ता है। भारत के राष्ट्रपति को भी प्रधानमंत्री के साथ त्यागपत्र देना आवश्यक हो जाता है। या ऑप्शन नंबर डी है आपके पास, इसमें से कोई नहीं। देखिए, जो अविश्वास प्रस्ताव पारित होता है यह सिर्फ प्रधानमंत्री और पूरे परिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यह प्रधानमंत्री और जब मंत्रिपरिषद होता है इसके नेतृत्व वाली वर्तमान सरकार, ठीक है, सिर्फ इन दोनों के अंतर्गत कार्य किया जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा, यानी कि प्रधानमंत्री और उसकी जो पूरी मंत्रिपरिषद है उनको त्यागपत्र देना पड़ता है। किसके अंदर? अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के बाद। देखेंगे हम, अविश्वास जो प्रस्ताव है उसे पूरे मंत्रिपरिषद के विरुद्ध लगाया जा सकता है। लोकसभा में इसे स्वीकारने का कारण बताना जरूरी नहीं है, जैसा कि मैंने आपको इसके पहले प्रश्न में बताया था। यह लोकसभा में मंत्रिपरिषद के बहुमत को देखने के लिए लाया जाता है। यदि यह लोकसभा में वापस हो जाता है तो पूरे मंत्रिपरिषद को त्याग पत्र देना आवश्यक हो जाता है। इस तरह आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, सामाजिक प्रभाव ब्रांड के बारे में सही कथन चुने। ऑप्शन है आपके पास, ऐसे ब्रांड निर्धारित लक्ष्यों की प्रगति को ट्रैक करने की अनुमति देकर निवेशकों के लिए पारदर्शिता सुनिश्चित करते हैं। ऑप्शन नंबर बी है, यह केवल प्रोजेक्ट के लिए नीति निवेशकों को आकर्षित करेगा। ऑप्शन है आपके पास पहला या दूसरा। देखिए, अब देखेंगे सामाजिक प्रभाव ब्रांड यह क्या होता है। तो देखो, सामाजिक प्रभाव ब्रांड में अनुबंध से पहले परिणाम आधारित लक्ष्यों को रखा जाता है। किससे पहले रखा जाता है? और जो अनुबंध से पहले परिणाम होते हैं ना, उस पर आधारित लक्ष्यों को रखा जाता है। ऐसे ब्रांड निर्धारित लक्ष्यों की प्रगति को ट्रैक करने की अनुमति देकर निवेशकों के लिए पारदर्शिता सुनिश्चित करते हैं। सार्वजनिक कल्याण परियोजनाओं के वित्तीय से हेतु इस ब्रांड की शुरुआत सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में अधिक निवेशकों इसके लिए की गई थी। तो जो वित्तीय हेतु इस ब्रांड में सार्वजनिक और जो निजी क्षेत्र होते हैं उनको अधिक निवेश मिले, इसके लिए इस ब्रांड को चलाया गया था, जिसमें कि यह निवेशकों को क्या करती है, आकर्षित करेगी और निवेश घाटे को पूरा करने में मदद करेगी। इस तरह आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी कि ऐसे ब्रांड निर्धारित लक्ष्यों की जो प्रगति होती है उस पर टैग को ट्रैक करने की जो अनुमति देकर इसे क्या करता है, निवेशकों के लिए पारदर्शिता सुनिश्चित करता है। इस तरह आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
अगला प्रश्न है अर्थव्यवस्था का प्रकार बताइए। जब अर्थव्यवस्था में एक गहरी मंदी और उसके बाद एक तेज वृद्धि शामिल हो। ऑप्शन है आपके पास के शेपेड इकोनॉमी, यू शेपेड इकोनॉमी, वी शेपेड इकोनॉमी या इसमें से कोई नहीं। चलिए देख लेंगे इसके बारे में। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी यानी कि वी शेप्ड इकोनॉमी। अब देखो कैसे, तो वी शेप्ड रिकवरी में अर्थव्यवस्था की जो गहरी मंदी और उसके बाद एक तेज वृद्धि शामिल होती है। पहले क्या होती है, पहले एक गहरी होती है, उसके बाद क्या होती है, एक तेज, ठीक है, तेज मंदी शामिल होती है। आगे देखेंगे वी शेप्ड रिकवरी का नाम अर्थव्यवस्था की मंदी और पुनरुद्धार का प्रतिनिधित्व करने वाली ग्राफ के आकार क्या है। किसके आकार का है यह, तो यह एक ग्राफ के आकार का है। आगे जानेंगे जो कि किसकी तरह दिखता है, तो यह एक वी की तरह दिखता है। इस तरह आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यानी कि अर्थव्यवस्था का प्रकार पूछा है तो वह कैसा है, वह वी है जो कि ग्राफ की तरह दिखाई देता है, जिसमें एक गहरी मंदी और उसके बाद एक तेज वृद्धि शामिल होती है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ऑप्शन है आपके पास कौन सा देश विश्व का प्रमुख आईडीआई जो कि गंतव्य बन गया है। ऑप्शन है आपके पास चीन, भारत, अमेरिका या ब्रिटेन। चलिए जान लेंगे हम। चलिए देखेंगे हम। कोविड-19 महामारी के बीच चीन ने 2020 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जिसे कि आईडीआई, ठीक है, क्या कहा जाता है, आईडीआई का जो नाम है वह क्या है, वह हैगा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। क्या कहा जाता है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, जिसे कि आईडीआई द्वारा दर्शाया जाता है। इसमें दुनिया की अग्रणी स्थान बनाने में संयुक्त राज्य को पीछे छोड़ दिया है। संयुक्त राज्य कौन सा है, अमेरिका है। परंतु कोविड-19 की महामारी के बीच चीन ने क्या किया है, 2020 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में जो दुनिया का अग्रणी स्थान बनाने वाला संयुक्त राज्य उसे पीछे छोड़ दिया है। देश ने कोरोना वायरस के प्रसार की जो जल्दी से जल्दी नियंत्रण करने की और अपने अर्थव्यवस्था को फिर से बनाने वाली क्षमताओं को प्रदर्शित कर दिया है। इस तरह आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यानी कि चीन ने क्या किया है, तो चीन ने, हमसे पूछा गया है एफआईडी का मतलब मैंने आपका प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, ठीक है। तो इसने क्या किया है, इसने कोरोना वायरस के लिए जो इतने सारे मतलब कार्य कर लिए हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका को भी पीछे छोड़ दिया है। किसने, चीन ने। तो इस तरह आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।